बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 3 अप्रैल इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब बखैर, अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ हिंदुस्तान की हम किस्त नंबर देख रहे हैं 46, यानी एपिसोड नंबर 46 ऑफ हिंदुस्तान की तारीख, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। जी, पिछले प्रोग्रामों में, कुछ प्रोग्रामों में हमने शुरू कर रखा है बुद्ध मत के बाद का ज़माना, और सरेदस्त मोटी मोटी रियासतें बयान करने के बाद जो नामवर ख़ानदानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, हम उनका टर्न बाय टर्न तस्करा कर रहे हैं। छोटी मोटी तादाद तो इनकी बहुत सारी है, ढेरों है, लेकिन उन सब का तस्करा करना ज़रूरी नहीं है। और वो नामी ग्रामी उनके क्रेडिट पर कोई ख़ास कारनामे नहीं ना होने की वजह से मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। और फिर हमारा मतमा नज़र ये नहीं है, हमारा सरसरी तौर पर जो मोटी मोटी बातें कदीम हिंदुस्तान की तारीख के बारे में है, मज़हब के हवाले में, सकाफ़त के हवाले में, कौमों के हवाले में, ख़ानदानों के हवाले से उनके ऊपर नज़र डालनी है। तो वो हम उसमें कितनी हद तक कामयाब रहे हैं, इसका फैसला आपके अपने हाथ में है। जी, तो आज एपिसोड नंबर 46 देखने जा रहे हैं हम, और जिक्र कर रहे थे हम हिंदुस्तान के 5वें बड़े ख़ानदान, यानी गुप्त ख़ानदान। जी, गुप्त ख़ानदान में हमने पहले सुंदर जी, पहला जो इनका राजा था, उसका तस्करा हम तफसील के साथ कर चुके। लेकिन पिछली किस्त से हमने जिस राजा, ये जिस बादशाह का तस्करा शुरू किया हुआ है, वो है चंद्रगुप्त विक्रमाजीत, विक्रमजीत। विक्रमजीत संस्कृत के अल्फाज हैं जिसका मतलब है सूरज की ताकत वाला विक्रमजीत। ये जहन में रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 300 साल बाद, 3 सदियां बाद इस खानदान की हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम होती है, और 600 सदियां तक, यानी टोटल ये तकरीबन 300 साल बनते हैं। 300 साल, ये 300 कबल ईस्वी से 600 ईस्वी तक ये गुप्त खानदान ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। और जिस बंदे को हम, जिस राजा, मशहूर मारूफ, मशहूर ज़माना बादशाह को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमाजीत। जी, ये है इन साहब का नाम। ये इन्होंने हुकूमत की है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 375 ईस्वी से 375 ईस्वी को ये बादशाह सलामत बने हिंदुस्तान के, और इनकी हुकूमत 413 ईस्वी तक रही। 413 ईस्वी, ये तकरीबन टोटल बनते हैं 38 ईयर्स, 38 साल। ये मोटी मोटी बातें इसके बारे में नोट फरमा लें। इस सन से लेकर इस सन तक गुप्त खानदान के इस राजा ने, बादशाह ने, चंद्रगुप्त विक्रमजीत ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उम्मीद है आपके ज़हन में रहेगा, नोट याद रखेंगे आप। मोटी मोटी बातें बताता हूं, छोटी छोटी तफसीलात में नहीं जाता, ताकि आप मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। ये विक्रमजीत के बारे में मैंने आपको बताया कि विक्रमजीत कहते हैं सूरज की ताकत वाले को। विक्रमा नहीं, विक्रम, विक्रमजीत, सूरज जैसी ताकत वाला।
ये नामी ग्रामी बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का, और इसने अपने नाम के साथ, बाज लोग तो कहते हैं, तारीखदान कहते हैं कि खुद इसने बिक्रमजीत अपने लिए लकब का इंतखाब किया। वो एक बहुत बड़ी वजह तो ये थी कि दूसरी वजह ये बताई जाती है, नहीं नहीं, तारीखदानों ने इसे ये लकब दिया। क्यों दिया? मजबूरी के मारे कि इस नाम का मौर्य खानदान में पहले बादशाह गुजर चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य जी। इसलिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों में इम्तियाज बरतने के लिए, दोनों को अलहदा देखने के लिए, इनको उलझने से बचाने के लिए, तारीख के और आको और कारी को समझाने के लिए इसे बिक्रमजीत का लकब दिया गया। इसके नाम के साथ ये लिखा गया। 4-6 खूबियां इस बंदे में बदरजा उत्तम मौजूद थी। सारे रिसर्चर्स इस पे मुत्तफिक हैं, सारों ने इत्तेफाक से कंफर्मेशन की है कि एक तो ये जर्री, बहादुर, दलेर, जंगजू और ताकतवर राजा था। इसने अपनी जरूरत और शौक के मुताबिक ताकतवर फौज बनाई हिंदुस्तान की, और इधर सिंध की तरफ यानी मगरबी हिंदुस्तान की तरफ जहां हम बैठे हुए हैं, दरियाए सिंध के किनारे तक, और दरिया के किनारे तक, इधर सिंध तक, पंजाब के बाद सिंध तक जितनी छोटी मोटी ममलिकतें, रियासतें थीं, इस बादशाह सलामत ने उनको मिसमार कर दिया, उनको फतह करता गया और अपने ममलिकत हिंदुस्तान में शामिल करता गया। उधर दूसरी तरफ दक्कनी हिंदुस्तान की तरफ इसका रवैया और था, मगर ये मगरबी हिंदुस्तान की तरफ यानी यहाँ हमारे वाले पाकिस्तान जहाँ पे है, यहाँ पे इसका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था कि इसने इन इलाकों को अपनी ममलिकत में शामिल किया और करता ही चला गया, यहाँ तक कि अपनी ममलिकत को इतना वसी कर लिया है कि इसका इंतजाम इंसराम करने के लिए इसको बहुत सारे नायबीन की जरूरत पड़ती गई। नायब हर सूबा में, हर इलाके में अपना एक नायब मुकर्रर करना पड़ा। इस कदर बढ़ गई हिंदुस्तान की ये हुकूमत। इलाका चंद्रगुप्त बिक्रमजीत का ये जर्री जर्रार तो था ही, जंगजू भी था ही, लेकिन फनूने लतीफ़ा का दिल दादा था, शौकीन था, गाने बजाने का, बीन बाजे का और शायरी का शौक इसको बेतहाशा था। और ये सिर्फ अपने गुसीलेपन की वजह से मशहूर नहीं था, अपने इल्मो अदब की फन से भी माला माल था, और इस वजह से भी तारीखदान इसे खराजे तहसीन पेश करते नजर आते हैं। अच्छा, एक और बात इसके बारे में बड़ी मजेदार बताऊं। 38 साल इसने हुकूमत तो की हिंदुस्तान पे। इसको बिक्रम आजम भी कहा जाता है, बिक्रम आजम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुगलिया सल्तनत के, मुगलिया दौरे हुकूमत के अकबर आजम को मुगल आजम कहा जाता है, इसको बिक्रम आजम कहा जाता है। क्यों? अकबर जो मुगल आजम है, अकबर बादशाह के 9 रतन थे, सबको पता है। साहिबे कमाल लोगों को रतन चुना जाता था, जो अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने काम में पूरे मुल्क में अपना शोहरा रखते थे। उनको चुनकर शाही दरबार में लाया जाता और उनको रतन का दर्जा यानी मोती, कीमती चीज का दर्जा दिया जाता। सबसे पहले ये काम बिक्रमजीत ने किया। उसने 9 रतन रखे, यानी 9 साहिबीने कमाल, साहिबाने कमाल अपने दरबार में बाकायदा भर्ती की, उनकी खिदमत हासिल की। उनका सरसरी जायजा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। तफसील में अगर जाएंगे तो बात फिर दूर तलक जाएगी। सरसरी सा जायजा उनका ले लेते हैं कि इसके जो 9 रतन थे, क्योंकि आगे चल के हमने मुगल आजम के यानी अकबर बादशाह के 9 रतन पर तफसीली जायजा लेना है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा। इसको इसी किस्त में कोशिश करूंगा कि इसको
कंक्लूड कर दें। इसके जो 9 रत्न थे उसमें जो बहुत बड़ा एक नाम था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उसका जाती तौर पर फैन था और उसके बारे में हमेशा ये कहा करता था कि अगर ये ना होता तो मेरी हुकूमत ना होती। एक और मोटी सी बात नोट फरमा ले कि ये जो खानदान था ये बुद्ध मत का पैरोकार नहीं था, ये विष्णु जी का पुजारी था। विष्णु जी इनके देवता थे, इनकी प्रस्तुत करते थे विष्णु जी जी इनकी प्रस्तुत किया करते थे, इनके पैरोकार थे। लेकिन इन्होंने बुद्ध मत को भी बुरा नहीं कहा, उनकी बीख कनी करने की कोशिश नहीं की, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने की कभी नहीं सोचा इसने, इस खानदान ने। उनकी इज्जत और तौकीर अपनी जगह, लेकिन उनकी पैरवी और तरवीज और तबलीग नहीं की, सरकारी सतह पर उसकी सरपरस्ती नहीं की बुद्ध मत की। इसलिए इसे बुद्ध मत के दौर का जवाल का दौर भी कहा जाता है। ये 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक जो गुप्त खानदान के पास रहा जी। तो इन्होंने जहां पे अपना विष्णु जी की प्रस्तुत तो की, लेकिन बुद्ध मत के लोगों को तंग नहीं किया, उनको अपने काम में मगन रहने दिया। और उनको जो आपको मैं सबसे बड़ा बताने जा रहा था रतन, वो था कालिदास। ये साहब थे जी इनका पहला रतन, कालिदास। ये 9 रत्नों में से विक्रम आजम के 9 रत्नों में से बहुत बड़ा नाम और पहला नाम था ये कालिदास। कालिदास जो था ये कमाल दर्जे का इल्म अदब का माहिर था, लिटरेचर के बारे में जानता था, बहुत सारी तसानीफ इससे वाबस्ता हैं। और ख़ास तौर पर इसकी नज़में जो उस वक्त की लिखी हुई हैं, अंदाज़ा करें आज से ये तकरीबन 16-17 सदियां पहले की बात है, लेकिन वो आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में उनका तर्जमा करके बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, निसाबी किताबों में शामिल की जाती हैं इसकी लिखी हुई नज़में। और उसकी सबसे मशहूर ज़माना जो इसकी नज़म है वो सबसे बड़ी है शकुंतला। ये है जी शकुंतला, सबसे बड़ी नज़म इसकी, मंजूम किताब है, बहुत बड़ी नज़म है ये शकुंतला। इसको बाज निसाब उर्दू की निसाबी किताबों में भी इसका तर्जमा करके इसको शामिल किया गया है। जो दूसरी बड़ी इसकी नज़म थी उसका नाम था जो दूसरी बड़ी नज़म थी वो रघुवंश। जी ये थी रघुवंश। ये दूसरी बड़ी नज़म थी इनकी लिखी हुई जो इन्होंने लिखी। और उसके बाद जो तीसरी नज़म इन्होंने लिखी वो थी मैगदावत। ये तीसरी बड़ी नज़म जी इन्होंने तख्लीक की, जो इनके क्रेडिट पे है और मुख्तलिफ ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है और इसे पढ़ाया और लिखाया जाता है। और उसके अगले जो थी वो कुमार शंभू, ये चौथी बड़ी नज़म थी इस रतन की, कालिदास की लिखी हुई। ये वो नज़में हैं जिनका मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हुआ और 16-17 सदियां गुजरने के बावजूद ये किताबों में, अदब की किताबों में, लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में इनका वजूद अभी भी है, इन नज़मों का और इनके तज़किरे का।
और दूसरे जो साहब थे इनके, जो दूसरा रतन था, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत अर्ज करता चलूं। वो था अमर सिंह। दूसरा रतन था अमर सिंह। ये साहब थे दूसरा रतन इनका, अमर सिंह। अमर सिंह साहब जो थे, ये भी बिक्रम आजम के बहुत करीबी लोगों में से थे। इनको बड़ी अहमियत हासिल थी और इनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात ये थी कि इन्होंने संस्कृत ज़बान, हिंदुस्तान की कदीम ज़बान और असली और नस्ली ज़बान संस्कृत की लुगत यानी डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी इन्होंने लिखी, अमर सिंह साहब ने। पहली डिक्शनरी जो थी संस्कृत की हिंदुस्तान में, वो इन्होंने तरतीब दी। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा था। और तीसरे जो इनके रतन थे वो थे धनुतत्री। ये साहब थे इनके तीसरे बड़े। इनके नाम के साथ बाज़ जगह पे वेद भी लिखा हुआ है, धनुतत्री वेद। ये है इनका पूरा नाम, धनुतत्री वेद। इनके भी अकाउंट पर, इनके क्रेडिट पर बहुत सारे फनूने लतीफ़ा के फन पारे तारीख की किताबों में मिलते हैं, जो इस बंदे की काबिलियत और इसकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। और चौथा एक और जो इसका था, वो था दुर्रे रची। ये साहब थे एक और इनके रतन, यानी बाकमाल खास आदमी दरबार का, दुर्रची। और इसके क्रेडिट पे पता है क्या था, इसका कारनामा क्या था कि इसने संस्कृत जबान की उसूले सरफो नहू और ग्रामर तरतीब दी संस्कृत जबान की। संस्कृत जबान की ग्रामर तरतीब देने में, बनाने में इस बंदे ने जो सर्विसेज, जो खिदमात सर अंजाम दी, वो बड़ी देर तक और दूर तक किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आई। सब आने वाले तकरीबन 100%, 100% लोगों ने इसकी किताब से, ग्रामर की, इसके बनाए हुए ग्रामर के उसूलों से इस्तेफादा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक हर किसी ने किया। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो था दारा महर। ये था जी इसका एक प्यारा रतन बिक्रमाजीत का, बिक्रम आजम का, दारा महर। और ये वो आदमी था जो इल्मे नजूम का माहिर था। कोई भी काम करना हो, कोई भी जंग लड़नी हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई भी नया काम शुरू करना हो, दारा महर से पूछे बगैर कोई काम नहीं होता था। बिक्रम आजम जो थे, बादशाह सलामत जो थे, इनसे पूछे बगैर किसी काम को हाथ नहीं डालते। और अगर ये मना कर देते तो वो चाहे काम कितना ही जरूरी हो, कितना ही लाजम हो, उसको तर्क कर दिया जाता, उसको बिल्कुल सोचा भी नहीं जाता था उसके बारे में। इनके क्रेडिट पे ये चीज है। और एक और मैं आपको बता के फिर खत्म करते हैं। इनका एक था रतन बोध। ये था जी एक और रतन, बोध। 9 रत्नों में से एक और रतन था बोध। बोध के बारे में ये कहा जाता है कि जंगी हिकमत अमली बनाना इस बंदे पर खत्म था। बिक्रमाजीत ने, बिक्रम आजम ने जितनी जंगें लड़ी, उनमें कामयाबी का तनासब जो है वो 99% तक रहा। और उसकी बुनियादी वजह इस बोध को बताया जाता है कि ये बोध की बनाई हुई मंसूबाबंदी जंगी हिकमत अमली हुआ करती थी कि इसकी बदौलत ही बिक्रम आजम इलाके पर इलाका फतह करता गया
और मुमलिकत हिंदुस्तान की हुदूद को वसी से वसी तर करता गया। ये वो रतन थे जो बिक्रम आजम यानी बिक्रम आजम चंद्रगुप्त बिक्रम आजम के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। इसके बारे में 9 रतन थे, उनमें से जो बड़े बड़े नाम थे वो मैंने आपको गिनवा दिए, सुनवा भी दिए। अब कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को, इस खानदान को, ये गुप्त खानदान जो है, इस खानदान को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाए। इसकी बारीकियों में, छोटी छोटी जंगों के अहवाल के बारे में, बहुत सारे वाकयात के बारे की तफसील में जाना मेरे ख्याल से नामुनासिब है और इसको खामखा तवालत देने वाली बात है। मैं छोटी बात करके, छोटे प्रोग्राम करके, थोड़ा वक्त लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की तारीख के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस नुक्ते पर कम अज कम। और प्रोग्राम का अगला सेगमेंट देखते हैं, आज का लफ्ज। आज का लफ्ज बहुत मजेदार आपके पास लेके आया। आज का लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, वो है ये। जी, ये लफ्ज है। क्या लिखा है मैंने? बदस्तूर। यही है, आपने ठीक पढ़ा है। और इसका मतलब हम लेते हैं किताबों में, कापियों में, अखबारों में, रसालों में, नसाबी किताबों में ये लफ्ज इसी तरह से लिखा हुआ है, बदस्तूर। और इसका मतलब लिया जाता है मुसलसल। यही है ना इसका मतलब, बगैर किसी वक्फे के बदस्तूर, बगैर किसी टोट के बदस्तूर, बगैर किसी रुकावट के, यानी मुसलसल चलने वाली चीज बदस्तूर। अच्छा, एक काम करें, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उर्दू की डिक्शनरी तो हर एक के पास होती है, कमोबेश हर बंदे के पास होती है। और अगर नहीं है तो ये गूगल पे देख सकते हैं आप। ये बताएं कि बदस्तूर का लफ्ज कहां पे है और इसका मतलब क्या है। वो इस लफ्ज का वजूद ही कोई नहीं है किसी डिक्शनरी में। है ना अजीब और हैरत की बात। हमने ये कहां से, कब, कैसे और किस तरह से अपनी जबान में ले लिया, कुछ समझ में बात आई नहीं। हाँ, एक क्यास है, एक ख्याल है, वो ये कि अरब फारसी का एक लफ्ज है, बल्कि एक लफ्ज नहीं है, 2 अल्फाज का मुरक्कब है, मजमुआ है। और वो लफ्ज है, ये रहा, बादस्तूर। ये फारसी का एक लफ्ज है, बादस्तूर। दस्तूर कहते हैं रस्म रवाज या आइन को। बादस्तूर आइन के मुताबिक, रवाज के मुताबिक, उसूल के मुताबिक बादस्तूर, यानी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कह लें। ये वो अल्फाज हैं या ये वो लफ्ज है जिसको उठाकर हमने बदस्तूर बना लिया है और इसका लफ्ज मतलब बदल लिया है। बहरहाल इसे करेक्शन इसकी करने की कोशिश नहीं है, इसलिए कि अब ये गलतुल आम हो चुका है और इसको तब्दील करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपके नॉलेज में एडिशन के लिए ये मैंने बताया है कि बदस्तूर नाम का कोई लफ्ज है ही नहीं डिक्शनरी में, दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। और ख्याल है कि ये बात दस्तूर की कॉपी है, उसको लेकर हमने ये लफ्ज इजाद करके अपनी जुबान में राइज कर लिया है। और मेरा ख्याल है अब ठीक है, चलने दे, चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है जी आज की बात। आज की बात बड़ी सिंपल, सादा और बड़ी मायने खेज है। आज की बात यह है कि ये जो रिश्ते और ताल्लुक होते हैं ना, इनको तोड़ना बड़ा आसान होता है।
बहुत बहुत ही सहल होता है, आसान होता है ताल्लुक को, रिश्ते को तोड़ देना, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है इनको कुर्बानियां देकर कायम रखना। बदकिस्मती से हमारे दौर, हमारे दरमियान, हमारे माशरे में जो रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाता है ना, उसको बुज़दिल, बेवकूफ और जाहिल और जाड समझा जाता है। नहीं 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 नहीं, नो। रिश्तों को बनाए रखना ही बहादुरी है, अक्लमंदी है। अपनी अना का गला घोंट कर रिश्तों को बनाए रखना, इससे बड़ी बहादुरी, ये बुज़दिली नहीं है, बहादुरी है। ये बेवकूफ़ी नहीं है, अक्लमंदी है। हो सके तो मेरी बात पे ज़रा सोचिएगा। जी, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आखिर में चलते चलते अपने बाबा जी की बात ना करूं तो प्रोग्राम ख़त्म करने का मज़ा नहीं आता। बाबा जी ने मुझसे कहा, बेटा बात ये है कि बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया है, मैंने हर चीज को यू टर्न लेते हुए देखा है, सवाए एक चीज के, और वो चीज होता है मां का जूता, जो इतना पक्के निशाने पर लगता है कि रास्ते में कहीं भी दाएं बाएं नहीं होता। यू टर्न लेना तो दूर की बात है, निशाने को मिस भी नहीं करता। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है, खैर है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।